चलिए बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग फटाफट शुरू करते हैं, बिना कुछ देरी किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा में पेश किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और वो कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया गया था। अगर इसका हम थोड़ा-सा विश्लेषण जानने का प्रयास करेंगे, तो कैबिनेट मिशन की जो संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था, वो 1946 ईस्वी में किया गया था। लेकिन 11 दिसंबर कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कब? 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को साथ कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। कब? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपको बताना है, किस देश से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से लिए गए। कहाँ से? फ्रांस से। भारतीय संविधान में जो है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांस से लिए गए हैं हम। और कुछ बातें हैं जो बता देते हैं आपको, याद रखिएगा। इसमें है एक ऑप्शन नंबर बी में आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की जो संविधान है वहाँ से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? अब याद रखेंगे तो बता देते हैं। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और विधि का शासन ये ब्रिटेन से लिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट है? तो अनुच्छेद 40 में यह दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 में क्या दिया गया है? काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुत सहायता का उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। अनुच्छेद 43 में क्या दिया गया है? तो वो भी हम आपको बता देते हैं। कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 43 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है? इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो इनमें भारत की कौन सी जो है इस पे प्रावधान है? इसमें इनमें भारत की नागरिकता प्राप्त करने की कौन सी एक शर्त नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जन्म भी है, वंश भी है, देशीकरण भी है और संपत्ति का अधिग्रहण। आप कितना संपत्ति भी यहाँ अर्जित कर लेंगे, उससे आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 हम लोग का क्लियर हुआ। और देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें जो है वो दिया गया था। कौन-कौन सा? एक जन्म होना चाहिए, देशीयकरण होना चाहिए, वंशानुगत होना चाहिए, पंजीकृत या पंजीकरण जिसको कहते हैं, प्रकृति एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने का क्या अर्थ है? अगर किसी राज्य को किसी अदर देश को, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश, बांग्लादेश को अभी भारत में मिला लिया जाए, तो वहाँ का जितना भी नागरिक होगा वो भारत का नागरिक कहलाने लगेगा, तो ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को वो शपथ दिलाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है राष्ट्रपति का शपथ जो है दिलाया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्लियर हुआ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो ऑप्शन है 14 दिन, 22 दिन, 12 दिन या 28 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। कब तक? 14 दिन। किसी धन विधेयक
के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन के भीतर लौटा सकती है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आगे में दिख रहा होगा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसका थोड़ा हम अगर विश्लेषण जानने का प्रयास करेंगे तो भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना, संविधान का अनुच्छेद 324, 329 का चुनाव तक है। चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यालय, पात्रता आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? इसे भी बताना है आपको। भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो किया गया था, ये कब किया गया था? 1951 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है किसके द्वारा ये नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संवैधानिक निकाय नहीं है? भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। तो इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये संवैधानिक निकाय है या नहीं ये बताना है। भारतीय चुनाव आयोग ये संवैधानिक निकाय है या नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सूचना आयोग, जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? आकाशगंगा का आकार है। आकाशगंगा का आकार कैसा है ये आपको बताना है, क्योंकि ये आपको पता पहले से होगा। आकाशगंगा का जो आकार है ये सर्पिलाकार है। कैसा है? मिल्की वे का आकार ये एक सर्पिलाकार आकार का है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है, जिसमें एक केंद्रीय बल तथा ग्रीन तीन माफ कीजिएगा केंद्रीय बल तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। तो जिसका लगन मान लीजिए इसका 80% आकार सर्पिलाकार है। आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था सर्वप्रथम? गैलीलियो ने देखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। एक विषुव एक वर्ष में कितने बार आता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आगे में है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो दो बार आता है। कितने एक वर्ष में कितनी बार आता है? दो बार। और आप एक बात और याद रखेंगे, 21 मार्च को जो है वसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को वसंत विषुव कहा जाता है, 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। आप किसी कॉपी में साइड में नोट डाउन कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर है 13। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षा रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षा रखता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल इजी है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। क्या हो जाएगा? ओजोन जो है ये पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है। कौन सा हिमालय में स्थित है? पूर्वी, मध्य, उत्तरी, पश्चिमी क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय में स्थित है। भूटान का साम्राज्य जो है वो पूर्वी हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है, मतलब कितना आवर आगे है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को बताना है राइट आंसर।
क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटे, साढ़े 5 घंटे हम इसको कह सकते हैं, साढ़े 5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट जो है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लूनी लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 16। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको हो जाएगा अरावली से। कहाँ? लूनी नदी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी बांध कौन सा? मिट्टी बांध, इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम बताना है। आप ऑप्शन से भी बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बानसूर सागर बांध। कौन सा होगा? बानसूर सागर बांध, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ बांध है और संबंधित राज्य है, हम आपको बता देते हैं। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पे है और तेलंगाना राज्य में स्थित है। कृष्णराज सागर बांध जो है ये किस नदी से संबंधित है? कावेरी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ नदी, ये कर्नाटक में स्थित है। और मेट्टूर बांध जो है कर्नाटक में। कहाँ है मेट्टूर बांध? ये कर्नाटक में है और तमिलनाडु राज्य से इसका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18। भारत का पहला राज्य भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा राज्य जो है रबर के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल रबर के लिए बहुत प्रसिद्ध राज्य है। इसका थोड़ा विश्लेषण हम जानने का प्रयास करेंगे। तो केरल राज्य में रबर की सबसे अधिक उत्पादन होती है। देश भर में रबर बोर्ड का मुख्यालय भी केरल में है, केरल के कोट्टायम में। कहाँ? आप याद रखेंगे, रबर बोर्ड की स्थापना अगर पूछ लिया जाए कहाँ है तो मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है। और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध मतलब रबर के जो वृक्ष है उसके दूध को क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स से ही रबर तैयार किया जाता है। तो इसका प्रयोग होता है मोटर के ट्यूब और में प्रयोग किया जाता है, टायर, वाटर प्रूफ कुछ भी बनाने में, फिर कपड़े बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका में। कहाँ? भीमबेटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जातक कथाएं से संबंधित है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 21 भी शामिल कर लेते हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो आप बताइए किस धर्म से? सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से? आप बताइए जातक कथा किससे संबंधित है? जातक कथाएं का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से संबंधित रखता है। किस धर्म से? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? किस मूल भारतीय राजवंश? भारत के ही भारतीय राजवंश के ही मूल शासक थे। तो बताइए किस शासक ने जारी किए थे? तो पेशवा वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन और पांड्य वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश जो है ये भारतीय राजवंश ने अपने ही शासकों के चित्र वाले सिक्का जारी किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको थोड़ा विश्लेषण में अगर जानिएगा तो बता देते हैं। सातवाहन राजवंश जो है कौन सा? सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम कौन सा? शीशे के सिक्के जारी किए गए। कौन सा? शीशे के सिक्के। इसके अतिरिक्त इन्होंने चांदी, तांबा, कांसा, पीतल आदि भी सिक्के चलाए। सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने की थी। कौन सा? सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापना की। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? प्राचीन जो है क्वेश्चन नंबर बताना है 22। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो है ये पाणिनि है। कौन सा है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। तो कुछ इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया वो भी हम बता देते हैं। महाभाष्य जो है ये कौन सा लिखे थे? पतंजलि। पतंजलि के लेखक कौन है? महाभाष्य है। और ग्रंथ है ये महाभाष्य जो है
महाभाष्य ग्रंथ। लेखक पतंजलि है। इसका नाट्यशास्त्र जो है उसके लेखक भरत मुनि है। चरक संहिता जो है इस चरक संहिता इसका चरक है। तो ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर। हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए नेक्स्ट। 2 बार युद्ध हुआ जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। तो क्वेश्चन इसमें कुछ अधूरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपको एक ओवरऑल व्यू दे देते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन से, उसमें क्या दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर वो 23 था। तराइन का युद्ध जो है 1911 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। 2 बार हुआ था। कब? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था 1911 ईस्वी में, जिसमें गोरी पराजित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनके राज्य दिल्ली एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? ये भारत की जो है दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये दिल्ली सल्तनत से ये संबंधित है। और हम आपको इसमें कुछ एक चीज और बता देते हैं, वो आप सुन लीजिएगा जो कुछ याद आ रहा है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये कुतुबुद्दीन ऐकब बनाया था, और कहाँ है ये? अजमेर में स्थित है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐकब व उल्तुतमिश से दोनों मिलकर ही बनाया था, ये दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ये भी दिल्ली में स्थित है। और सीरी का किला, 1000 स्तंभों का किला, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ये भी दिल्ली में ही स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, ये किसने बनाया था? मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, लेकिन यह है कहाँ? दिल्ली में। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी बनाया था, ये भी है दिल्ली में। तो आप इस प्रकार से आप याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत से अब जो है हम बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? इसमें बताना है किस ईस्वी में पराजित किया गया था। तो 1540 ईस्वी में पराजित किया गया था। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। आप इसको याद रखेंगे। कितने ईस्वी में? 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबर की जो है आत्मकथा बाबरनामा ये किस भाषा में? ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में ये लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने देश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। कहाँ? मद्रास में, पांडिचेरी, बम्बई या मद्रास। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपको बताना है। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने देश पर कब्जा कर लिया था, तब कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था, तो मद्रास पे ये कब्जा कर लिया था। कहाँ पे? मद्रास पे कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 28 नंबर। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। सिपाही विद्रोह के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और 1857 का क्रांति का प्रतीक फूल का कमल फूल का कमल तथा रोटी था। कौन था? फूल का जो फूल जो है, जो कमल का फूल होता है वो था, और रोटी था। तथा सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन थे। कौन? सेन, सरकारी इतिहासकार के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 29। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इसमें से किसने रखी? दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इसमें से किसने रखी? ऑप्शन है आपको हर्बर्ट बेकर, लॉर्ड विलिंगटन, जॉर्ज पंचम और लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज पंचम। थोड़ा इनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं, वो सुनिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 29 का है, दिल्ली दरबार के दौरान सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली की आधारशिला रखी एवं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। कब? 1 अप्रैल 1912 को जो है राजधानी की घोषणा किया गया था। कब? दिल्ली, 1 अप्रैल 1912 को। आप ये भी याद रखेंगे। और दिल्ली से कोलकाता, कलकत्ता से दिल्ली, आप ऐसा याद रखेंगे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। दिल्ली 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को राजधानी बनी। दिल्ली कब राजधानी बनी थी? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को।
सहायक संगठन 1798 में डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, सहायक संगठन 1798 में डैश द्वारा तैयार एक जो है गैर हस्तक्षेप नीति थी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 31, उत्पादन एवं कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो किसके अंतर्गत जो है वर्गीकृत किए जाते हैं, इसको पूरा देख लेते हैं। चलिए, अब दिख रहा होगा आपको भी। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। किसके अंतर्गत? तो मानव पूंजीवादी के जो है इसके अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया जाते हैं। तो कार्यशील पूंजी के दौरान किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर बी, कार्यशील पूंजी। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह किस वर्ष में था? तो क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार लाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। कब? 1951 ईस्वी में था। ऑप्शन नंबर डी। इसका थोड़ा विश्लेषण देख लीजिए। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। कब? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। यह किसके आधार पे था? तो एक मॉडल होता है ना, तो किसके? हेराल्ड डोमर मॉडल के आधारित था। किसके मॉडल पर? हेराल्ड डोमर मॉडल के आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था कृषि क्षेत्र तथा जिसके अंतर्गत बांध सिंचाई मुख्य बिंदु थे। कौन सा क्षेत्र? कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि था जिसमें बांध और सिंचाई का मुख्य बिंदु थे। स्वतंत्रता के बाद बंटवारे के कारण कृषि क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित था, अतः उस पर ध्यान देना प्रथम वरीयता का कार्य था। इस योजना के दौरान बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नालंग परियोजना, व्यास परियोजना आदि शुरू की गई थी। तो आप ये याद रखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कृषि पर आधारित था और हेराल्ड डोमर मॉडल के आधारित था और 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी। तो इतना इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो भारत की मौद्रिक नीति, भारत सरकार के लिए जो है मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर जो है वही मौद्रिक नीति तैयार करते हैं। कौन? आरबीआई के गवर्नर गवर्नर मौद्रिक नीति तैयार करते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 तक हम लोग कंप्लीट पहुंच चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप बस एक लाइक का बटन दबा सकते हैं और शेयर कर दीजिए थोड़ा कि और किसी को हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया गया है? वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का जो पूर्ण रूप बताना है वो क्या है? तो आपको बताना है इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप पढ़ लीजिए एफसीसी का एफसीसीबी का पूर्ण रूप नाम। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स जो है एक सरकारी योजना है, तो इसका उद्देश्य बताना है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, चलिए आप एकदम कंप्लीट दिख रहा होगा। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर, प्याज और आलू की फसलों में स्थिरता लाना ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना, इसका ये उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 37, स्वच्छ विकास तंत्र क्या दिया गया है? स्वच्छ विकास तंत्र का उपयोग को डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपको बताना है, इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन है, स्वच्छ विकास कार्यक्रम का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। किसको कम करने के लिए? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है उसको कम करने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? कर्नाटक का कंबाला त्योहार बताइए। मुर्गों की लड़ाई, भैंसों की दौड़, आदिवासी नृत्य या सांडों की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंसों की दौड़ जो है कर्नाटक में कंबाला त्योहार से संबंधित है। किससे है? भैंसों की दौड़ से।
जो कम्बाला त्योहार है। कम्बाला त्योहार कर्नाटक राज्य की तटीय इलाकों में आयोजित होती है, जिसमें 2 दिवसीय भैंसा दौड़ प्रतियोगिता होता है। कौन सा? भैंसा दौड़। जबकि जल्लीकट्टू में बैलों को शामिल किया जाता है। किसमें? जल्लीकट्टू में, और तमिलनाडु में होता है जल्लीकट्टू। आप ये याद रखेंगे। ये कर्नाटक का है भैंसों की दौड़, और जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, जिसमें बैलों को दौड़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आपको बताना है। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का जो है लोक नृत्य गिद्धा है। कौन सा है? गिद्धा है पंजाब का। और कथक पूछे, कथकली पूछे, और भांगड़ा पूछे, तो इस टाइप से आप याद रखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको जो है एक जगह नहीं मिलेगा, लेकिन लूसेंट आप बुक पढ़िएगा तो उसमें एक जगह मिलेगा। ये जो है प्रैक्टिक सेट है, तो प्रैक्टिक सेट की तरह ही हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ा के, कम बेसी, और ज़्यादा ऑप्शन पे नहीं जा रहे हैं, कभी कभी जा रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप ये याद रखेंगे तो आपको 1 नंबर यहाँ से फिक्स रहता है। 1 से 2 नंबर यहाँ पूछा जाता है। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? पंडित जसराज, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताना है। पंडित जसराज किस क्षेत्र में? तो शास्त्रीय संगीतकार थे। कौन? पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? तो शास्त्रीय संगीतकार। और पंडित जसराज का जन्म जो था 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? मेवाती घराने से। इसका संबंध जो है मेवाती घराने से संबंध रखता है, तो आप ये याद रखेंगे। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स जो है ये किसकी आत्मकथा है? ये शरद बाबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? शरद बाबर की ये आत्मकथा है, आप याद रखेंगे। लाइफ ऑफ माई टर्म्स, शरद बाबर की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर है 42, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च को किस तिथि को मनाया जाता है? अब बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्वेश्चन नंबर 42 का जो है राइट आंसर। और शरद पवार जो है ये एक मराठा नेता है। कौन सा? मराठा का ये नेता है शरद पवार, और अच्छे लेखक भी हैं। 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी डैश के संस्थापक हैं? अब बताइए, कैलाश सत्यार्थी किसके संस्थापक हैं? तो बचपन बचाओ आंदोलन ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा ही चलाया गया था। किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा ही बचपन बचाओ आंदोलन ये चलाए थे। तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 44 है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा ही जाता है। अब बताइए। चलिए एक थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कैलाश सत्यार्थी के बारे में। तो इनके बारे में थोड़ा सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, आपको बस सुनना है। भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई, उम्र मात्र 17 साल की वर्ष था इसका। 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था मलाला यूसुफ को और कैलाश सत्यार्थी को, दोनों को मिला के। कौन सा? संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। कैलाश सत्यार्थी भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति है जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। भारत के मूल के, घंटा मूल के, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता मूल का। जब भारत का कोई अच्छा आदमी काम कर रहा होता है तो उसको यहाँ रहने नहीं दिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको अच्छा मतलब यहाँ एडवांटेज नहीं दिया जाता है, उसको अच्छा से यहाँ पैकेज नहीं दिया जाएगा जो कुछ अच्छा काम करने के लिए। जब दूसरे देश चला जाएगा वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, अच्छा काम करेगा, तब बिजनेस लगा देगा। भारतीय मुल्क क्या मुल्क? कुछ नहीं मूल होता है भाई, बस यहाँ तो कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। जबकि मदर टेरेसा मूल रूप से भारतीय नागरिक थी। मदर टेरेसा भी मूल रूप से भारतीय नागरिक थी, जिन्हें जिन्हें 1979 में, कौन सा? 1979, 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी द्वारा जो एक संगठन चलाया गया था, ये बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया था कैलाश सत्यार्थी के लिए। हमको थोड़ा अजीब लगता है भारतीय मुल्क, क्या भारतीय मुल्क, क्या इसे क्या साबित करना चाहते हो आप? कुछ नहीं होता ये मुल्क के। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का जो है मुख्यालय आपको बताना है कहाँ है, तो पेरिस में है। कहाँ? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय होता है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका गठन जो 1945 में किया गया था। यूनेस्को का गठन कब किया गया था? 1945 में। इसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है। कहाँ? फ्रांस एक स्टेट का नाम है, वहाँ का पेरिस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को के 193 सदस्य देश है और 11 सहयोगी सदस्य देश है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो है जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। जो कहा जाता है विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में माना जाता है। तो इसरो के बारे में जो हम बता देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सबसे पहले 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उसके करीबी सहयोगी विक्रम
साराभाई के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1969 में भारतीय राष्ट्रीय समिति के स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, इसरो की स्थापना की। इसरो की स्थापना के बाद देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और विक्रम साराभाई को जो है अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 47, कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या है। कंप्यूटर के जो है संदर्भ में वेट वेयर क्या, वेट वेयर से क्या संबंध है, तो वेट वेयर कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन, इसको हम कह सकते हैं। वेट वेयर जो है संबंधित, तो ये मानव मस्तिष्क कहा जाता है, किसे, मानव मस्तिष्क वेट ब्रेन को कहा जाता है। वेट वेयर कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या है, वेट वेयर एक जो है मानव मस्तिष्क से, क्या है, मानव मस्तिष्क वेट वेयर। एक पेटाबाइट बराबर 1024 क्या, गीगाबाइट, टेराबाइट, जेटाबाइट्स या एक्साबाइट्स। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा टेराबाइट्स। एक पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेस्ड डाटा को डैश के रूप में क्या क्या किया जाता है, बताइए आप, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आपको बताना है राइट आंसर। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बताइए। तो इसका हो जाएगा प्रोसेस्ड डाटा को जानकारी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, जानकारी, नॉलेज के रूप में, जो जाना, ज्ञान तो नहीं होगा लेकिन जानकारी के रूप में ये जाना जाता है। यूडीपी क्या है, ये कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आता है एक दो, तो आप थोड़ा बहुत जानकारी इसका लीजिए। यूडीपी क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 बताना है आपको। चलिए आप पूरा देख रहा होगा। यूडीपी, यूडीपी क्या है, तो यूडीपी जो है एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। क्या है, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। दाब मापने के लिए जो है एसआई इकाई, ये जो है पास्कल है। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है, ये पास्कल है, ऑप्शन नंबर बी। और जो है कुछ भौतिक राशि और मात्रक हम बता देते हैं क्वेश्चन। ताप जो होता है, ताप ये केल्विन होता है। क्या होता है, ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता आपको पता है कैंडेला, जिसको हम सीडी से निरूपित करते हैं। विद्युत धारा जो है एम्पियर में मापा जाता है, दाब पास्कल से। चलिए इतना ही काफी है। क्वेश्चन नंबर है 52, थोड़ा इधर छुप जा रहा है, इधर आ जाओ। चलिए हो गया है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बहुत अधिक जो उच्च तापमान है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, पायरोमीटर का। बहुत अधिक उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया गया है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। सदिश और अदिश आपको पता होगा, नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे, ज्यादा कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंग मापांक जो है ये एक अदिश राशि है। कौन सा अदिश राशि है। और आपको जो है थोड़ा एक हिंट दे देते हैं, जिसमें वो और वो, क्या, वो और वो है जो है एक सदिश राशि होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी होता है, तो जैसे आप देख लीजिएगा भार, भार एक सदिश राशि है, तो इस प्रकार से कुछ अपवाद होता है, तो वो आप याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता तो वो आप ऑप्शन लगाते हैं तो ठीक हो जाएगा। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। यंग मापांक, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी क्या कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। हम आपको बता दिए। एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण बताइए। एक तोप का जो है गोला दागा गया, मतलब उसको फेंका गया तोप से, तो इस गोले की गति किसका उदाहरण है, सरल रेखीय गति, प्रक्षेपी गति, अपरिमेलीय गति और क्षैतिज गति। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा प्रक्षेपी गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ने को मिलता होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन आप जैसे ही पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। अल्ट्रासोनिक तरंगे, लेजर तकनीक, ब्लूटूथ तकनीक, इंफ्रारेड तरंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर आपको बताना है। इंफ्रारेड तरंगे के द्वारा ही टीवी रिमोट को कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा, इंफ्रारेड तरंगे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से सबसे अधिक
परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला अधिक तत्व बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। तो कैल्शियम का जो है परमाणु द्रव्यमान क्रमांक क्या होता है? 20 होता है। द्रव्यमान क्या होता है? 40.07 होता है द्रव्यमान। आप याद रखिए कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम क्रमांक 20 होता है और द्रव्यमान जो होता है 40.07 होता है। मैग्नीशियम का क्रमांक कितना होता है? 12। हम लिख दें? चलिए लिख देते हैं। कैल्शियम का मैग्नीशियम का जो है परमाणु क्रमांक होता है 12 और सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है 16 और सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17। क्लोरीन का 17। कैल्शियम का होता है 20। अगर आपको द्रव्यमान पता किया जाए तो कैल्शियम का होता है 40.07, मैग्नीशियम का 24.30। आप एक बार देख लीजिएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्लोरीन का होता है 35.45 और सल्फर का होता है 32। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो है सबसे अधिक है। किसका? कैल्शियम का। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि हम कुछ बता के चलेंगे, ऑप्शन के अनुसार हम बता रहे हैं। उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पाचन में मदद करता है, जिसको हम HCl अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल उर्वरक उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का जो सिंथेटिक फाइबर उद्योग में और सिरका बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग विस्फोटक पदार्थ एवं दवाइयाँ बनाने में जो है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन और बचा है, ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 59। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो हीरा जो होता है वो सबसे कठोर माना जाता है। किसका? हीरा को सबसे कठोर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर आपको पता चल गया। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। क्या है? ये एक रत्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना है प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जो प्रोटीन के संश्लेषण तथा कोशिकीय संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और राइबोसोम की खोज 1955 ईस्वी के लगभग में किया गया था। कब? 1955 ईस्वी में किया गया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया था। इस खोज के लिए किसका प्रयोग किया गया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइबोसोम नाम 1958 ईस्वी में वैज्ञानिक रिचर्ड डी रॉबर्ट्स ने प्रस्तावित किया था। कौन? 1958 ईस्वी में रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। तो ये भी क्लियर हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं अब। थोड़ा 61 हमको अच्छा क्वेश्चन लग रहा है तो इसको भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो ये सबको पता है, मटर के एकदम पूरे मटर पे प्रयोग किए थे। ग्रेगर मेंडल ने अपने वैज्ञानिक खोजों में आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली, इसलिए उन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों के निष्कर्ष को उन्होंने 1886 ईस्वी में, कब क्या था? 1896 ईस्वी में 34 वर्षों तक क्या था, परंतु विज्ञान जगत में 34 वर्षों कोई ध्यान नहीं दिया था। और इसका मृत्यु जो हुआ था, किसका? ग्रेगर जॉन मेंडल का 1900 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। उसको मृत्यु के बाद जो है इसका प्रयोग सफल में रहा था। आप ये भी याद रखेंगे। कभी कभी आप आदमी मर जाता है तब उसका क्या हुआ? काम सफल होता है। तो वही है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सहारान सिल्वर चींटी। सहारान सिल्वर चींटी जो है दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है। उसको इसके बारे में पूरा बता देते हैं। ये सिल्वर चींटी जो है ये 12,000 चींटी की प्रजाति में से सबसे तेज दौड़ने वाली, कितना? 12,000 चींटी में से सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी है। आप समझ सकते। इस चींटी की जो है रफ्तार प्रति सेकंड 1 मीटर मापी, अरे वाह, प्रति सेकंड 1 मीटर मापी जाती है।
यह 6 पैरों वाली चींटी है जो प्रति सेकंड अपनी लंबाई का 108 गुना हिस्सा कवर कर सकती है। बताइए, कवर करती है। क्वेश्चन नंबर है 63। रक्त में आरबीसी के बढ़ने के लिए कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताना है पॉलीसाइमेथिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। पॉलीसाइमेथिया, आरबीसी के बढ़ने से क्या होता है? पॉलीसाइमेथिया। पॉलीसाइमेथिया एक प्रकार का रोग है जो खून में लाल रक्त कणिकाओं के बढ़ने के कारण होता है। आप ये याद रखेंगे। इस स्थिति में खून में लाल रक्त कणिकाएं 55% से ज्यादा हो जाती है। यह रोग खून में प्लाज्मा की कमी के कारण भी होती है। कौन सा? प्लाज्मा के कारण। अगर ब्लड में आपका प्लाज्मा कमी हो जाएगा तो ये पॉलीसाइमेथिया रोग हो जाएगा। हमारे शरीर में उपस्थित खून में 40 से 45% तक लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है तथा इसका मुख्य कार्य शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना है। लेकिन इसमें 40 से 45 रहता है, 10% बढ़ जाएगा, 55% हो जाएगा तो पॉलीसाइमेथिया रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 64। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंग टेल, वुड लाइस, गोबर मक्खियां और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। अपरदाहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया गया? तो राष्ट्र पर्व और मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया गया? तो कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। 25 दिसंबर 2024 को। यह करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ब्रिक्स यूथ काउंसिलिंग एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत में हुआ था। चलिए, अब रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग और मैथ को हम लोग स्किप करते हैं और इसके बाद आपको जो थोड़ा सा हिंदी का क्वेश्चन है वो दिखाते हैं। अब चलिए, आपको हम कन्फर्म कर देते हैं कि मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्किप कर दिए हैं आपको, क्योंकि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग यहाँ सॉल्व करने बैठे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप हिंदी पे आ गए हैं। 10 हिंदी क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। आप ये भी देख के इसको खत्म कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर बताना है। अस्पृश्य का विलोम क्या होता है? अस्पृश्य होता है इसका विलोम शब्द। और दर्शिका शब्द में प्रत्यय है। दर्शिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 92 का। दर्शिका में जो है इका प्रत्यय है। कौन सा? दर्शिका में इका प्रत्यय आता है। क्वेश्चन नंबर है 93। महा प्लस इस, महा जोड़ इस का संधि रूप क्या होगा? तो महा जोड़ इसका जो है संधि विच्छेद अगर करेंगे आप तो या संधि करेंगे तो इसका महस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 94। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो तो उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द होता है। उस शब्द का कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर बताइए। 94 का राइट आंसर होगा आपको निष्प्रभा, जिसे मतलब निष्प्रिय आदमी जिसको हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है फिर 95। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो गुरु के समीप जो रहता है आदमी और शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन? अंत्यवासी। अंत्यवासी का प्रयोग किया जाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए अंत्यवासी का जो है जो एक प्रयोग किया जाता है। तो विशेष विकल्प तो नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा आप, कन्फर्म ही है, यही होगा इसका आंसर। अन्य अन्य शब्द युग के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अन्य अन्य शब्द युग्म के लिए। चलिए, तो इसका सही अर्थ क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो अनाज दूसरा। अनाज दूसरा होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है? तो बताइए। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी को समझाने वाला शब्द। तो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा हरि। क्या होगा? इसका हरि प्रयोग किया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। अक्ष का अनेकार्थी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा अक्ष का अनेकार्थी। तो धूरी हो जाएगा अक्ष का अनेकार्थी। क्या होगा? धूरी।
जिस शब्द में एक से अधिक होते हैं उन्हें अनैकार्थी कहा जाता है। अक्ष के अनैकार्थी शब्द कुछ इस प्रकार देखिएगा, ज्ञान, सर्प, रथ, मंडल, आत्मा। ये जो है अक्ष का, ये कौन सा? ज्ञान, सर्प, रथ, मंडल, आत्मा आदि। क्वेश्चन नंबर 2 और बच गया है। क्वेश्चन नंबर 99 वो देख लेते हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या है आपको बताना है। तो समालोचन है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द। कौन सा है? समालोचन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एक बचा है। हरि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा आपको किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो किसी कार्य करने के लिए, जैसे पढ़ने के लिए बैठे थे, रील्स देखने लगे, तो यही उसका सही मीनिंग अर्थ निकलता है। बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन के साथ आपको एक एग्जाम्पल सेट मिल गया। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, बैठे पढ़ने के लिए लेकिन देखने लगे रील्स जाके इंस्टाग्राम पे। तो रील्स नहीं देखना है, बस पढ़ाई करना है। पढ़ाई क्या करना है, बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन रोज कीजिए ना, रोज पढ़ाई कीजिए, इसी में सिलेक्शन पक्का है। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम लोग का सेट नंबर 2 क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सेट नेक्स्ट डे हम लोग लाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।